हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था संबंध के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज पढ़ेंगे बेटा हम फलन। ठीक है, ये प्रश्नावली 2 का कुछ टॉपिक है, 11वीं की कक्षा 11वीं का प्रश्नावली 2। ठीक है, तो फलन क्या होता है? एक्चुअली फलन भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। फलन भी क्या होता है? एक प्रकार का संबंध होता है। यदि संबंध इस प्रकार हो, यदि संबंध इस प्रकार हो कि समुच्च ए के सभी अवयव का समुच्च बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। ये समुच्च हमारा बी है। अब इसमें मान लो 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हैं? अवयव हैं। इनका संबंध इधर ए बी सी डी ई एफ इनसे है। अगर सभी अवयव का संबंध इसमें क्या हो बेटा? एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? फलन। जैसे ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? फलन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुच्च ए के सभी अवयव का इधर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें कोई भी एक अवयव छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम ऐसे नहीं कह सकते कि इधर एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हों, सिर्फ किधर होना चाहिए? एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 इसका भी संबंध बन रहा है और इसका भी बन रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? 2 अवयवों का एक संबंध है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहां से ये जा रहा है, एक अवयव के कितने प्रतिबिंब हैं? यहां पर 2। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वह क्या कहलाएगा? संबंध। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि फलन भी एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, यदि किसी एक समुच्च के सभी अवयव का दूसरे समुच्च के अवयवों से संबंध इस प्रकार है कि एक और एक प्रतिबिंब है अर्थात उनका अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फलन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि संबंध के क्रमित युग्म इस प्रकार से है कि उनके प्रथम घटकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब जैसे इसका हो गया 1 ए 2 बी 3 सी 4 डी 5 ई। ठीक है, ये एक समुच्च बन गया। इसमें देखो बेटा प्रथम घटक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। क्या? 1 2 3 4 5 एक बार आ रहा है, तो ये क्या होगा? एक फलन होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, ठीक है, अब अगर इसके मैं संबंध बनाता तो ये हो जाएगा 1 ए 2 बी 3 का सी और 3 का डी। 3 का सी के साथ भी है और 3 का डी के साथ भी है। फिर 4 का डी के साथ है, 5 का ई के साथ संबंध है। अब बेटा ये संबंध तो बन गए, परंतु देखो कि प्रथम घटक की क्या हो रही है? यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है। अगर प्रथम घटक की पुनरावृत्ति होती है तो वह संबंध फलन नहीं कहलाता है, वह क्या होगा? सिर्फ संबंध ही होगा। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई समुच्च ए का बी से संबंध है, तब ए के सभी अवयवों का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होने पर वो फलन होगा और अन्यथा संबंध तो रहेगा ही। ठीक, एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। देखो 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया। ठीक, इसका संबंध इससे हो गया। अगर 2 का संबंध 4 से होता है तो एक अवयव के कितने प्रतिबिंब हो गए? 2 हो गए। अर्थात 2 का संबंध 2 से भी है और 2 का संबंध 4 से भी है। इस स्थिति में ये फलन नहीं कहलाएगा। फलन होने के लिए सिर्फ इसका एक संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से हो सकता है, इधर से 2 तीर आ सकते हैं, परंतु इधर
एक अवयव से दो तीर नहीं निकल सकते। ठीक है, समुच्चय बी में से एक अवयव से दो तीर निकल सकते हैं, परंतु इधर एक अवयव से दो तीर उधर नहीं जा सकते। अब यहां पर 2 का प्रतिबिंब कितना है 2, 4 का प्रतिबिंब भी 2 है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा फलन। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आपको कहूं कि हमारा y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं, -1 का स्क्वायर ये क्या होता है बेटा 1, और 1 का स्क्वायर ये भी क्या होता है 1। इसका मतलब है कि -1 और 1 इन दोनों का संबंध किससे होगा बेटा 1 से। ठीक है, तो ये तो फलन है, परंतु अगर इसमें से 2 लाइन निकलती तो ये फलन नहीं होता। क्लियर, फलन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फलन अगर किसी समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध बन रहे हैं तो उनमें प्रत्येक का सामने वाले समुच्चय में प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है तो वह क्या कहलाएगा फलन कहलाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं बेटा फलनों के प्रकार के बारे में। तो फलनों के प्रकार, फलन को बेटा सदैव f से डिनोट करते हैं। ठीक है, f, और x का मतलब हो गया कि हम उसमें प्रांत x का मान क्या रख रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू है वो किसके बराबर होती है y के बराबर। किसके बराबर होती है y के बराबर। तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर बोल दो या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब x का मान आप 1 रखोगे तो वो वैल्यू किस में ट्रांसफर हो रही है 1 y में, और y क्या है बेटा समुच्चय b का अवयव। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फलन f में 1 रखने पर 1 का स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ 1, तो f(1) का मान कितना आया 1। तो सीधे शब्दों में ये f(x) क्या कहलाता है द्वितीय घटक। क्या कहलाता है बेटा द्वितीय घटक। ठीक है, अब आते हैं प्रकार। तो फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार, पहला प्रकार है बेटा, अब फलन भी बेटा कई प्रकार के होते हैं। देखो पहला है तत्समक, तत्समक फलन। तत्समक फलन, यदि फलन में कोई मान रखें और वही मान प्राप्त हो जाए, जैसे f(x) बराबर क्या आ जाए x। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे तत्समक फलन। अब देखो x की जगह पर कुछ भी रख के देखो, f(1) रखेंगे तो x का जगह पर क्या आ रहा है 1, 2 रखा, क्योंकि हम किसको बदल रहे हैं x को, x का मान 2 रखा तो यहां भी तो x है, यहां भी 2 रखना पड़ेगा। 3 रखा तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 रखा तो क्या आएगा 4। ठीक है, देखो 1 2 3 4, जब x में 1 रखा तो मान क्या प्राप्त हुआ 1, जब 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 2, 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 3, 4 रखा तो 4। ठीक है, अब ये फलन कैसा है बेटा तत्समक, अर्थात जो फलन में मान रख रहे हैं, प्रांत का अगर कोई मान रख रहे हैं और वही मान प्राप्त हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा तत्समक फलन। क्लियर, तत्समक फलन जो वैल्यू रखें प्रांत में या प्रांत का जो मान लेते हैं वही हमें द्वितीय घटक प्राप्त हो जाए, जो प्रथम घटक है वही द्वितीय घटक प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा तत्समक फलन। ठीक है, सेकंड है अचर फलन। अचर फलन दूसरा, अचर फलन क्या होता है बेटा कि प्रांत के कोई भी मान रखो, प्रांत में कुछ भी मान रखो, सिर्फ एक और केवल एक ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं अचर। जैसे मान लो ये हमारे 1 2 3 4 अवयव हैं और इधर समुच्चय बी में सिर्फ एक ही अवयव है, मान लो 1, और इसका इससे संबंध हो रहा है, इसका भी इससे, इसका भी इससे, चारों का प्रतिबिंब किससे बन रहा है 1 से, तो ये फलन क्या कहलाएगा अचर फलन। ठीक है, इसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है f(x) इक्वल टू c। c का मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जब हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहां तो c आएगा,
क्योंकि x होता तो x की जगह पर चेंज करते, परंतु जब यहां 1 रखा है तो इधर तो x है नहीं, इधर तो c है, तो c में थोड़े बदलाव करा हमने, तो चेंज किस में करना है, x में। ठीक है, F2 x के स्थान पर 2 रखा तो इधर तो वही c आएगा, क्योंकि इधर चेंज करने के लिए x है ही नहीं। तो F3 रखा तो भी c, F4 रखा तो भी c। ऑलवेज क्या प्राप्त हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही घटक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये फलन कैसा होगा, अचर। प्रथम घटक कुछ भी हो, द्वितीय घटक सिर्फ एक ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सभी में समान प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अचर फलन। ठीक है बेटा, अचर फलन क्या होता है, f(x = c), यानी कि कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं अचर फलन, कि x की जगह पर कोई भी मान रखते चले जाओ, परंतु c तो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा, ऑलवेज क्या होगा, एक ही मान प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अचर फलन। अचर फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक बेटा, थर्ड है बहुपद। तीसरा है बेटा बहुपद फलन। बहुपद फलन, यदि फलन हमारा इस प्रकार से हो, ax स्क्वायर bx प्लस c, या x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कुल मिला के x के पदों में फलन हो। कैसा हो, x के पदों में। यदि कोई फलन हमारा x के पदों में है तो वह क्या कहलाता है, बहुपदीय फलन कहलाता है। ठीक है, बहुपदीय फलन कहते हैं। अब जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c है, ये क्या है, बहुपदीय फलन है। इसमें पदों की संख्या क्या है, एक से अधिक है। क्या है बेटा, एक से अधिक, और x के रूप में इसमें आ रहे हैं पद, तो इसे हम बोलेंगे बहुपदीय फलन। ठीक, नेक्स्ट है परमेय फलन। परमेय फलन, परमेय फलन बेटा, यदि कोई फलन p/q के रूप में है, p/q अर्थात अंश और हर के रूप में है, तो उसे हम बोलते हैं परमेय फलन। या f(x/gx) के रूप में है, के रूप में है, तो उसे क्या बोलेंगे, परमेय फलन। नाम से जैसे पता चल रहा है बेटा, परमेय संख्या पढ़ी है आपने, p/q वाला रूप, तो सेम अगर अंश में भी कोई दे रखा है और हर में भी दे रखा है कुछ मान, तो वो क्या कहलाएगा, परमेय फलन। ठीक है बेटा, जैसे x² प्लस 1 और -1, ये हमारा फलन क्या हो गया बेटा, परमेय फलन। इसमें अंश भी है और हर भी है। ठीक है, तो परमेय फलन। इसके बाद फिर नेक्स्ट फलन का टाइप आता है मापांक फलन। मापांक, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। मापांक फलन f(x) = मॉडुलस x। ठीक है, इसका मतलब है बेटा कि x के स्थान पर आप चाहे कुछ भी मान रखो, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, जो उसका परिसर प्राप्त होगा वो सदैव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर x के स्थान पर -1 रखूं तो ये हो जाएगा -1 = हमें क्या प्राप्त होगा, 1। x के स्थान पर -2 रखा तो ये हो जाएगा -2 और इसका प्राप्त हुआ आपको 2। f के स्थान पर -3 रखा, -3 और ये हो गया 3। 1 रखेंगे तो 1 आएगा ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। 2 रखा तो ये क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, और 3 रखा तो अभी 3 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप प्रांत में मान क्या रख रहे हो, नेगेटिव भी रख रहे हो और पॉजिटिव भी रख रहे हो, पर ऑलवेज परिसर कैसा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव। परिसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो वह फलन क्या कहलाएगा, यह फंक्शन सदैव मापांक फलन होता है। ठीक है, इसका परिसर कैसे हो जाएगा, 0 से लेके अनंत। ठीक है, 0 से लेके अनंत।
कुछ भी हो सकता है, परंतु नेगेटिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया मापांक फलन, जिसमें सदैव वैल्यू कैसी प्राप्त होती है? धनात्मक, तो उसे हम मापांक फलन कहते हैं। नेक्स्ट है अगला फलन है बेटा महत्तम फलन। महत्तम फलन f(x) इक्वल टू, इसे बेटा बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यक्त करते हैं, बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। इसमें सदैव महत्तम मान अर्थात ऑलवेज बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आती है। जैसे अगर मैं यहां पर f1.001 या 2 कुछ भी लिखता हूं, ठीक है, तो इसका मान 1.001 क्या होगा? इसमें पूर्णांक मान सदैव क्या आएगा बेटा? पूर्णांक, अर्थात दशमलव के मानों को छोड़ दिया जाता है और जो पूर्णांक होता है वही उसका आंसर आता है। ठीक है, अब यहां पर 1.009 रखो या f1.999 कुछ भी रखेंगे तो सदैव मान क्या आएगा बेटा? 1.91। और इसके रखा तो भी 1। क्लियर? सीधे शब्दों में कहा जाए तो महत्तम फलन में दशमलव की संख्याओं को छोड़ दिया जाता है और जो पूर्णांक मान होता है वही उसका आंसर आता है। ठीक है, तो प्रांत कुछ भी हो सकता है। अगर दशमलव की संख्याएं हैं तो दशमलव को छोड़ देंगे और जो पूर्णांक है वो लिखा जाएगा। अगर यहां पर f ऐसे लिखता मैं 2, तो सीधा सीधा ये तो क्योंकि खुद ही पूर्णांक है तो मान कैसा आता? पूर्णांक। और अगर मैं इसको लिखता हूं 2.345 तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2.345 और इसका आंसर आएगा सिर्फ 2, कि उसमें सिर्फ क्या ग्रहण किया इसने? पूर्णांक, बाकी मानों को ये छोड़ देता है। तो इसे बोलते हैं महत्तम फलन। ठीक है, दशमलव की संख्याओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ किसे लेते हैं? पूर्णांक वैल्यू को। और पूर्णांक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे 2.1 होता तो भी 2 आएगा, 2.9 होगा तो भी 2 आएगा, 2.5 होगा तो भी महत्तम फलन क्या होगा? 2। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो ये हमारे मोस्टली जो फलन थे वो ही है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न फलनों में से, निम्न संबंधों में से कौन से फलन हैं और कौन से नहीं है, हमें ये बताना है बेटा। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट दे रखा है आपको, ये आपको संबंध दे रखे हैं। ठीक है, संबंध दे रखे हैं 2,1, 5,1, 8,1, फिर है 11,1, 14,1, 14,1 और 17,1। ठीक है, ये क्रमित युग्म में बेटा संबंधों के। हमें ये बताना है कि क्या ये फलन है या नहीं है। ठीक है, फलन के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि प्रथम घटक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी द्वितीय घटक की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रथम घटक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम घटक में देखो कोई जो अवयव है वो दोबारा तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो ये फलन होगा, और अगर दोबारा आता तो ये फलन नहीं होता। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा 2, 5, 8, 11, 14, 17, इधर सिर्फ 1 दे रखा है। इसका संबंध इससे भी है, इससे भी है, ये भी है और ये इससे भी है। ठीक है, में से सिर्फ 1 तीर निकल रहा है, इसका मतलब है एक अवयव का सिर्फ 1 प्रतिबिंब है। ठीक है, इधर से बहुत सारे तीर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर से 1 ही तीर निकलना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है? एक फलन है। प्रत्येक अवयव का सिर्फ 1 और केवल 1 प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे बेटा यह है
एक फलन है क्योंकि प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रांत का सह प्रांत में क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, ये क्या होगा, फलन होगा। इसी का सेकंड दे रखा है। सेकंड देखो क्या दे रखा है बेटा, अब हमें बताना है ये फलन है या नहीं। देखो बेटा, क्या प्रथम घटक देखो कहीं भी पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, फलन है। इसे हम आरेख विधि से अगर समझें तो 2 4 6 8 10 12 14, इधर 1 2 3, 2 का 1 से संबंध है, 2 का 4 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से। प्रत्येक अवयव का संबंध किससे बेटा, एक अवयव से, इसलिए ये भी क्या है, एक फलन है। तो यहां पर लिख देंगे यह एक फलन है क्योंकि सभी अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है। समझ में आ गया बेटा, ये सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए ये क्या होगा, एक फलन होगा। तो इसी का थर्ड है 1 3, फिर है 1 5 2 3। अब देखो बेटा, सॉरी 2 5, अब हमें यह बताना है कि क्या ये फलन है या नहीं है। प्रथम घटक की 2 बार पुनरावृत्ति हो गई, 2 बार आ रहा है, अतः ये फलन नहीं होगा। तो यहां पर इसको अगर आरेख विधि से समझाएं तो ये हो जाएगा बेटा, 1 का संबंध, और सॉरी 1 2, इधर है बेटा 3 और 5, 1 का संबंध 3 से भी है और 1 का संबंध किससे है, 5 से, 2 का संबंध 5 से। तो एक अवयव में से 2 तीर निकल रहे, इसका मतलब है एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं, एक तो 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो जब एक अवयव के 2 प्रतिबिंब होते हैं तो वह फलन नहीं कहलाता है, वो तो सीधा संबंधी होता है। तो ये लिख देंगे यह संबंध फलन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब हैं, क्योंकि अवयव 1 के 2 प्रतिबिंब हैं। समझ में आ गया बेटा, इसलिए ये फलन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया बेटा निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहला है बेटा, आपको दे रखा है f(x) यानी कि फलन बराबर, पहला दे रखा है मापांक x, ठीक है, हमें इसका प्रांत और परिसर बताना है। अब देखो बेटा, प्रांत कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान रखा जा सकता है, परंतु परिसर कैसा प्राप्त होगा, ये बेटा सदैव क्या है, पॉजिटिव संख्या है। मापांक x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मापांक x क्या होगा बेटा, सदैव 0 से बड़ा मान देगा, अर्थात धनात्मक वैल्यू आएगी। परंतु माइनस मापांक x सदैव क्या होगा बेटा, 0 से छोटा होगा।
आप x की जगह पर -5 रखो, मापांक उसे धनात्मक बना देगा, ठीक है। परंतु यहां ये हर माइनस जो लगा हुआ है ये उसको सदैव क्या करेगा, ऋणात्मक बना के रखेगा। इसलिए प्रांत कुछ भी हो सकता है, r सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, सभी वास्तविक संख्याएं, कुछ भी लिखा जा सकता है, परंतु परिसर कैसा प्राप्त होगा बेटा इसका, जब हम y का मान निकालेंगे। अगर देखो मैं यहां पर -1 रखता हूं तो ये आ जाएगा -1, इससे देखो आपने माइनस, इस पूरे का बेटा मान कितना हो गया, नेगेटिव, मापांक की वजह से धनात्मक हो गई, परंतु बाहर नेगेटिव ने से क्या रख दिया, माइनस, ठीक है। अगर यहां पर मैं रखता हूं 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये 2 -2। इसका मतलब है नेगेटिव रखो तो भी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव रखो तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मीन्स हो गया बेटा कि ऑलवेज परिसर जो आएगा, हमारा मान आएगा फलन का, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए इसका जो परिसर है, जो परिसर प्राप्त होगा हमें, वो कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो ऋणात्मक में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, माइनस अनंत। अब ऋणात्मक कौन सा मान, कोई भी हो सकता है, तो माइनस अनंत और ये 0, ठीक है। छोटा कोष्ठक है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 से पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव की, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, दूसरे का फर्स्ट। इसी टाइप से इसी का सेकंड है बेटा, सेकंड वैल्यू, क्वेश्चन सेकंड है बेटा इसका, f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 - x², ठीक है। 9 - x²। अब देखो बेटा, 9 - x² का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा हो गया तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, काल्पनिक। तो फलन अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव मान आता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि फलन परिभाषित तभी होगा, काल्पनिक में तो परिभाषित होगा ही नहीं। तो फलन को परिभाषित होने के लिए ये मान कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। अब इसको ट्रांसफर करते हैं बेटा, पक्षांतरण। तो जब ये उधर जाएगा तो ये लिखा जाएगा x9 इज ग्रेटर देन x², ठीक है। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकते हैं, चेंज कर देता हूं मैं, x² की तरफ कैसा मुंह है इसका, छोटा वाला। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से घुमा दिया मैंने, उसको थोड़ा घुमा दिया 9, ठीक है। x² छोटा है किससे, 9 से, ठीक है। अब x² छोटा है 9 से, तभी तो ये फलन कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर 9 से बड़ा हो जाएगा तो ये मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है बेटा। कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो यहां पर प्रांत क्या हो सकता है, क्या मान रखें x के स्थान पर कि उसका वर्ग 9 से छोटा हो जाए। तो प्रांत हो जाएगा बेटा, यहां पर देखो प्रांत क्या मान रखें, -1 का वर्ग 9 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। -2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 9 से छोटा है। -3 का वर्ग 9, इससे छोटा, ये बराबर हो गया। फिर रखो बेटा एक पॉजिटिव रखो, सॉरी 0, 0 भी 9 से छोटा है, ठीक है। फिर आगे 1 2 3, ये हमारे क्या हो गए बेटा, प्रांत। इन बिंदुओं पर या इन मानों पर ये फलन कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। इनको रखा जा सकता है। अगर इनसे हटके कोई भी मान रखते हैं तो ये मान कैसा हो जाएगा बेटा, 0 से छोटा हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर 0 से छोटा होने पर वो पूरी वैल्यू कैसी हो गई, काल्पनिक। इसलिए ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, वो फलन ही नहीं होगा। तो हमें चाहिए बेटा वास्तविक मान,
तो वास्तविक मान के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रांत हो गया। अब परिसर क्या होगा, ये मान रखने पर हमें प्राप्त क्या होगा वो बताना है। जब -1 रखा बेटा तो -1 का वर्ग 1, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, √8। 2 रखने पर -2 रखा 4, तो क्या हो जाएगा √5। 3 रखा, क्या प्राप्त हुआ आपको 0, और 9 का वर्ग √ निकालेंगे तो 3, सॉरी -3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 0 रखने पर 3, 1 रखने पर भी वही वैल्यू आएगी जो -1 रखने पर आई है। तो इसका मतलब है बेटा परिसर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। क्या पूछा था, प्रांत और परिसर। प्रांत ये वैल्यू रखी जा सकती है, परिसर इनको रखने पर जो मान प्राप्त होंगे वो ये होंगे। इन अवयवों का इन अवयवों से संबंध स्थापित होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 और 3 के बिटवीन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 और 3 के बिटवीन कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। द्वारा परिभाषित कोई फलन है। हमें बेटा वैल्यू निकालनी है। जब x के स्थान पर 0 रखें, x के स्थान पर 5 रखें और x के स्थान पर 7 रखें, तो मान क्या आएगा। ठीक है, 0, 7 और -3। अब देखो, इसका मतलब है कि x बराबर 0 रखने पर, जब प्रांत का मान कितना है बेटा 0, तब हमें परिसर ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 रखने पर आपने रखा x के स्थान पर 0, तो जहां x है वहां पर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 0 -5। तो f0 इक्वल टू कितना हो गया बेटा -5। ठीक है, इसी टाइप से x बराबर 7 रखने पर, तो x 7 आएगा, 2 × 7 -5, तो ये हो गया बेटा 7 दूनी 14 -5, कितना बच गया बेटा 9। तो f7, इसका मतलब है 7 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 9। ठीक है, दूसरा है बेटा -3, x इक्वल टू -3 रखने पर, तो f-3 क्या रखेंगे 2 × -3 -5, तो टोटल हो गया 3 दूनी 6, तो -11। क्लियर। अब देखो बेटा, इसका मतलब है कि जब हमने 0 रखा तो परिसर क्या प्राप्त हुआ हमें -5, जब 7 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 9, और -3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 11। ठीक है, तो 0 रखने पर और -3 रखने पर, 7 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमारा मान -5, 9 -11। तो इसकी वैल्यू संबंध इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर है 4। T यानी टेम्परेचर F की बजाय यहां पर किससे व्यक्त किया है, T से। TC इक्वल टू, ये आपको दिया गया बेटा फलन TC, और इसको कन्वर्ट करना है 9C/5 + 32। ठीक है, ये टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो C आपको दिया जाएगा सेल्सियस टेम्परेचर, और हमें किस में कन्वर्ट करके लाना है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अर्थात सीधा सीधा है कि जब हम प्रांत में C का मान कुछ रखें तो परिसर क्या प्राप्त होगा, तो परिसर ज्ञात करना है, अर्थात उसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है आपको 0, C इक्वल टू 0 रखने पर, तो T0 इक्वल टू 9 × 0/5 + 32, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 32। 0 डिग्री सेल्सियस में 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 32। फिर है 28, C इक्वल टू 28 रखने पर, तो T 9 × 28/5 + 32। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 72
9 दूनी 18, 18 और 7 25, 5 + 3 2, तो ये टोटल मिला के आ जाएगा 28 पर 412 5। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे 8 पंच 40, बच गया 1, 8 दूनी 5 दूनी 10, तो ये फ़ारेनहाइट में आ गया। इसी टाइप से C = -10 रखने पर तो T -10, 9 × -10 बटे 5 + 32, 5 से 1 कट गया 2 बार, तो 9 दूनी 18, -18 + 32, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से घटाओ 14, तो 14 फ़ारेनहाइट आ गया। ये इसका आंसर है, हमें फ़ारेनहाइट में इसका मान प्राप्त करना था। ठीक है बेटा, 4th है इसका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। फोर्थ में बेटा C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस में निकालना बेटा, C का। आपको दे रखा है TC यानी कि पूरा फलन का मान दे रखा है, ये है 212, तो TC = 212 दे रखा है, हमें C का मान ज्ञात करना है। अब TC का फॉर्मूला आपको पहले से दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो बेटा यहां पर, तो TC के स्थान पर आ जाएगा 9C/5 + 32 = 212। 32 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 9C/5 = 212 - 32, तो यहां से बच गया बेटा आपका 9C/5 = 12 गए तो 180, 180, 9 से ये कट गया 2 बार, तो C/5 = 20, तो C = 100। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित फलनों के परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, निम्नलिखित फलनों के क्या ज्ञात करने में, परिसर। तो +2, जहां x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, x क्या है, वास्तविक संख्या है। अब x वास्तविक संख्या है, x² + 1। अब बेटा वास्तविक संख्या में नेगेटिव कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे तो वर्ग होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मान इसमें कभी नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव आने के लिए क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव, और नेगेटिव स्क्वायर की वजह से कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इसका परिसर आएगा वो सदैव क्या होगा, पॉजिटिव मान आएगा। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। x के स्थान पर अगर 0 रखें तो 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 2, तो 2 से बड़ा मान, 2 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव मान हो सकता है, 2 से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से छोटा होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और ये नेगेटिव आएगी नहीं। तो इसका जो प्रांत होगा बेटा, ठीक है, प्रांत तो एक वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो जा सकती है, तो ये हो जाएगी बेटा x² + 2, x² + 2 ऑलवेज क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा बेटा, x² + 2, सॉरी, x² सदैव क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होगा तो x² + 2 भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम टोटली लिख देंगे इसको, x² दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो प्लस का 2 इधर भी जोड़ दिया और प्लस का 2 इधर भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू क्या हो गई, x² + 2, जो कि फलन के बराबर है। तो इस पूरे के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, f(x) > क्या है, 2। इसका मतलब है जो फलन है वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, उसका जो मान आएगा f(x) का वो क्या होगा, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, अतः परिसर 2, अनंत। ठीक है,
2 हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ 0 रखेंगे 2 और 2 से ऊपर कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया परिसर। थर्ड क्वेश्चन है, इसी में लिख देते हैं थर्ड, f(x) बराबर x। f(x) बराबर x, ये मैंने आपको बताया था कौन सा फलन है, तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन, प्रांत, जो मान प्रांत में रखेंगे वही हमारा क्या होगा, परिसर होगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं f(x) बराबर क्या होता है, y, या हम फलन का f(x) द्वितीय घटक, और द्वितीय घटक को हम y से भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए f(x) इक्वल टू y लिख सकते हैं। जब y होगा तो y इक्वल टू x, और x क्या है, यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू r। जब x वास्तविक संख्या है तो y भी क्या होगी, वास्तविक संख्या, अतः y भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। तो परिसर r, कोई भी पूर्णांक वैल्यू क्या होगी, परिसर होगी। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थी, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश। फलन का टॉपिक, तो फलन में एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं क्या होता है कि फलन, यदि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में कोई संबंध स्थापित हो रहा है और संबंध इस प्रकार से है कि ए के सभी अवयवों का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो वह संबंध क्या होगा, फलन होगा। ठीक है बेटा, फलन 4-5 प्रकार के जो मैंने बताए वो होते हैं। पहला तत्समक है, तत्समक में परिसर और प्रांत सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा बताया आपको अचर फलन, अचर फलन में प्रांत कुछ भी रख दो, परिसर क्या आएगा, सदैव एक ही राशि होगी, निश्चित राशि होगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अचर। तीसरा टाइप का था बहुपद फलन, बहुपद में एक से अधिक पद होते हैं और वो किसके रूप में होते हैं, एक्स के रूप में, अर्थात उसको बीजीय फलन भी कह सकते हैं। ठीक है, चौथा था बेटा मापांक फलन। मापांक फलन में कोई भी ऋणात्मक संख्या रखने पर या कोई भी ऋणात्मक मान रखने पर सदैव कैसा मान आएगा, धनात्मक, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, मापांक फलन। फिर था महत्तम फलन। महत्तम फलन में सदैव पूर्णांक वैल्यू ही एक्सेप्ट होती है। अगर आपने कोई भी दशमलव की मान वैल्यू रखी है तो दशमलव वाले अंक छोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ पूर्णांक लिया जाता है उसका, वो उसे क्या बोलते हैं, महत्तम फलन। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।